अनुराधा श्री, जय श्री राधे भाई, हेमलता हाउ आर यू, जय हिंद भाई, युवराज सिंह क्या हालचाल, राधे राधे भाई, संस्कार, श्री हरवंश, आइए भाई जल्दी से सब लोग। आओ भाई जल्दी आओ। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, चलिए कहानी शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान दें। क्या आप लोगों ने जहां तक पढ़ाया था वहां तक पढ़ लिया है बच्चों? क्या आप लोगों ने जहां तक पढ़ाया पढ़ लिया? जल्दी बताओ फटाफट से। कुछ क्वेश्चंस करें फिर हम लोग, कुछ क्वेश्चंस करें भाई, क्या लगता है? यस, चलिए बढ़िया। चलो फटाफट से जो पढ़ाया उसी के क्वेश्चन से बच्चों जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर दो, करना स्टार्ट कर दो। लैम्डा दे रखा है, प्रकाश पुंज चौड़ाई पर झिरी, इतनी चौड़ाई की झिरी पर आपतित होता है, विवर्तन पैटर्न को 2 मीटर दूर पर रखा जाता है। फटाफट फटाफट सोचो। विवर्तन है तो ये ए है और ये डी है। केंद्रीय दीप्त के दोनों और प्रथम अदीप्त फ्रिंजों की दूरी। यार फॉर्मूला बताओ जल्दी से फॉर्मूला बताओ। केंद्रीय के दोनों और अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी मैंने आपको बताया था कल, अब बोला था ये फॉर्मूले ही सब कुछ है। इन दोनों की दूरी 2 लैम्डा, हाँ क्या था? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए, एक का और दो का 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। क्या मैं बोल सकता हूँ 2y1 आंसर है बराबर 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। क्या ये आंसर था? 2y1। बढ़िया। क्या वैल्यू पुट कर दें? 2 इंटू लैम्डा 600 नैनोमीटर, तो 600 इंटू मिली माइक्रो नैनो 10 की घात -9, और कैपिटल डी कितना? 2 अपॉन ए कितना है? 1 मिलीमीटर, मतलब 10 की घात -3। अरे सही है भाई। तो 9 में से 2 गया तो 7, ये 3 -4 और -4 तो 12 और 24, तो 24 इंटू 10 की पावर -4, और मिली विली तो 2.4, 2.4 मिली, 2.4 mm है क्या भाई? देखो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उन्हीं पे बेस्ड होंगे जो मैंने बताया था आपको।
चमक गई भाई बात? ठीक है भाई, क्लियर क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पहले पहचानो कि कौन सा फॉर्मूला है द्विझिरी प्रयोग में। अच्छा, याद करो मैंने आपको लास्ट जब क्लास खत्म की थी अपन ने पिछली वाली, उसके लास्ट में आपको एक चीज बताई थी कि द्विझिरी प्रयोग में यानी कि YDAC में अगर विवर्तन देखा जाए, बच्चों अपन ने बात की थी YDAC में अगर विवर्तन देखा जाए, ये YDAC था, ये इसकी चौड़ाई को A बोल दो, ये A और ये टोटल कितनी D। आई होप आपको याद आ रहा है बच्चों, आई होप आपको याद आ रहा है। इससे अगर विवर्तन भी देखें और इंटरफेरेंस भी देखें तो आपको पूरी कहानी याद आ रही होगी कि भाई साहब इसके अंदर इंटरफेरेंस की लाइन भी बनती है, इसके अंदर इंटरफेरेंस की लाइन भी बनती है। तो मुझे पता है विवर्तन से ये जो चौड़ाई होगी ये होगी 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन A। ये विवर्तन से चौड़ाई होंगी, सॉरी विवर्तन से, ठीक है। और अगर व्यतिकरण में अगर n बीटा हो ये दूरी n बीटा, तो ये बन जाएगी n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। दोनों दूरियां बराबर है तो क्या दोनों को बराबर कर देंगे बच्चों? उसने बोला है 10 उच्चिष्ट प्राप्त हो, 10 उच्चिष्ट, 10 उच्चिष्ट। तो 10 उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या 10 बीटा होती है? 10 भाई, एक उच्चिष्ट की एक बीटा, 10 की 10 बीटा। तो क्या आप समझ रहे हो, n का मान 10 है, n का मान 10 है। और इन दोनों को बराबर करने पर अपना एक फॉर्मूला भी बना था, चलो फॉर्मूले तो रटते नहीं अपन। तो n लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d बराबर 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन A। लैम्डा डी कट गया, n बराबर 2D अपॉन A। 2 इंटू D कितना है भाई? D कितना है? दो झिरियों के बीच की दूरी 1 mm है, तो 10 की घात -3 बटे 1 झिरी की दूरी। प्रत्येक झिरी की चौड़ाई कितनी होगी? अच्छा, A तो निकालना है, A निकालना है, और n का मान 10 है, तो A का मान हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -4, क्या 0.2 mm बच्चों? बिल्कुल। तो A बराबर 0.2 mm। क्या समझ में आ गई लास्ट क्वेश्चन? अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आ पाएगा। अगर आपने लास्ट क्लास में सोच लिया होगा मुंह उठाए चलेंगे बाद में पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये देखो नीट, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन आया हुआ है ना। विवर्तन की उतनी जगह पर व्यतिकरण की इतनी इतनी बन गई फ्रिंज। ठीक है बच्चों, जल्दी बताएं। अच्छा, एक बहुत सुंदर बात बताऊं मैं आपको, ध्यान दो। ये क्लियर हो गया यहां तक? बढ़िया। ये क्वेश्चन बाद में देखना। एक सुंदर बात नोट करो कि मैंने कहा कि यार ये ऐसे चल रहा है। सोचो 1 बीटा, 2 बीटा, 3 बीटा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, फ्रिंज। बताओ 1 मैक्सिमा, 2 मैक्सिमा, 3 मैक्सिमा। जितनी फ्रिंजें होती है उतनी मैक्सिमा होते हैं और शायद उतनी मिनिमा होते हैं। कैसे? अगर रेड से करते हैं, अगर ये इसका मिनिमा है तो ये दूसरे का मिनिमा, तो ये तीसरे का मिनिमा, ये तो चौथे का मिनिमा है। तो मिनिमा कितने हैं? रेड 3। तो फ्रिंज बराबर 3, मैक्सिमा भी कितने हैं? 3, और मिनिमा भी कितने हैं? 3। ध्यान रखना, जितनी फ्रिंजें होती है उतनी मैक्सिमा बनते हैं, उतनी मिनिमा बनते हैं। उस पृष्ठ वाले क्वेश्चन में बोला था 10 उच्चिष्ट हो, तो मैं समझ गया 10 बीटा, 10 फ्रिंजें हैं, 10 फ्रिंज है, 10 फ्रिंज हैं। आई होप आपने ये बात को ढंग से समझ लिया। उसके बाद क्वेश्चन कर सकते हो आप नेक्स्ट। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई बताओ। किसमें? विवर्तन में। विवर्तन में
विवर्तन में क्या सीधा सीधा फॉर्मूला है? देख लो, मैंने बोला था आपको कल, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसको मत करें, न करें। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, ये एम्स जैसा क्वेश्चन है, ये एम्स का क्वेश्चन है, नीट में अभी नहीं आया था, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। इसको समझने का प्रयास करें, इसको आप कर नहीं पाओगे, आप ध्यान से देखो इसको, ठीक है? ध्यान दो। एकल झिरी प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट के निकटवर्ती प्रथम निम्निष्ठ पर झिरी के किनारे तथा उसके मध्य बिंदु से उत्पन्न हाइगेन तरंगिकाओं के मध्य पथांतर क्या होगा? समझो ध्यान से। मुझे पता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। सबसे पहले अपन ने झिरी बनाई, ये झिरी बनाई, उसने बोला पढ़ो, झिरी के किनारे तथा मध्य बिंदु, ये तो हो गया किनारा और ये हो गया मध्य बिंदु। व्यतिकरण तो किया, विवर्तन तो किया, लेकिन किससे? हमने जो कल पढ़ा था, हम झिरी के दोनों किनारों से करते थे कि यहां से भी और यहां से भी। उसने बोला साहब बीच में से करो, तो अगर ये पूरी दूरी a है तो बताओ ये दूरी कितनी हो जाएगी? क्या a/2 हो जाएगी? अगर ये पूरी दूरी a है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? a/2। बढ़िया, ये a/2 बन जाएगी। बहुत सुंदर। ये कोण थीटा था, शायद आपको याद है, ये कोण थीटा था। बहुत बढ़िया। ये दूरी अगर ये कोण थीटा था तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये कोण भी थीटा होगा? कैसे समझ में आती है ये बात है अपने? मैं इसको जूम करके बता दूं अगर आपको चाहिए तो, कि यहां पे ऐसा हो रहा है कि ये कोण थीटा है, तो मैंने कहा कि ये थीटा, तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। क्या जूम करके समझ में आ गया? ये थीटा तो ये थीटा। बोलो भाई, कुछ तो बोलो। है ना? ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। चलिए, तो बच्चों अगर त्रिकोणमिति लगाऊं तो ये दूरी यहां पर आप सोचो साइन थीटा का मान क्या होगा, या फिर अपन बोले टेन थीटा का मान क्या होगा? आई बात समझ में? बढ़िया। बच्चों यहां पर मैं आपसे पूछता हूं, टेन थीटा का मान निकलो। टेन थीटा बराबर, ये दूरी को मैंने बोल दिया डेल्टा एक्स, ये दूरी को मैंने बोल दिया डेल्टा एक्स, ये वाली हरी वाली को, तो डेल्टा एक्स बटे a/2। तो डेल्टा एक्स का मान हो गया a/2 टेन थीटा, a/2 टेन थीटा। तो बच्चों यहां से आप ध्यान से देखो, ये दूरी ही तो थी जिसे हमने बोला था डेल्टा एक्स पथांतर बराबर क्या है? a/2 टेन थीटा। और आपको पता है थीटा कम है तो इसे लिख सकते हैं a/2 साइन थीटा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि थीटा कम है इसलिए लिख सकते हैं। आई होप बात चमकी आपको। पथांतर, बहुत बढ़िया, a/2 साइन थीटा। कहां? अच्छा अब समझो, अब क्वेश्चन को समझना। उसने बोला प्रथम निम्निष्ठ पर, मतलब ये जो बिंदु है ये कौन है? ये प्रथम निम्निष्ठ है। बहुत बढ़िया, प्रथम निम्निष्ठ है, अच्छी बात है। आप ध्यान से देखते रहना। इस बिंदु पर पथांतर, अच्छा पथांतर नहीं बच्चों, कलांतर पूछ रहा है। एक्चुअली वो कलांतर पूछा था, क्योंकि आपको ऑप्शन देख के समझ में आ गया कि पथांतर नहीं कलांतर पूछा है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, प्रथम निम्निष्ठ की कंडीशन क्या है? प्रथम निम्निष्ठ की कंडीशन मैंने आपको बताया था कल, a साइन थीटा बराबर n लैम्डा। तो n बराबर 1 पुट करोगे
तो ए साइन थीटा बराबर लैम्डा आएगी समीकरण नंबर 1। ध्यान से देखो बच्चों, और इस समीकरण से ए साइन थीटा का मान 2 डेल्टा एक्स आपको दिख रहा होगा, 2 उधर चला जाएगा तो 2 डेल्टा एक्स बराबर ए साइन थीटा होगा। 2 डेल्टा एक्स बराबर ए साइन थीटा। तो मैं बोलता हूं इसको समीकरण नंबर 2 बोल दो, और यहां लिखो इक्वेशन 2 से मैं इसका मान लिख देता हूं क्या, 2 डेल्टा एक्स बराबर कितना हो गया, लैम्डा। तो डेल्टा एक्स का मान क्या हो गया, लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब मुझे पता है चूंकि कलांतर डेल्टा फाई कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मान यहां से पुट करो, लैम्डा बाई 2, तो आंसर दिख रहा है मुझे पाई। खत्म। 4th ऑप्शन। मैं फिर से समझा देता हूं आपको, परेशान ना हो। उसने हमें बोला है कि भाई साहब यहां से और यहां, मतलब मध्य बिंदु और एक किनारे की बिंदु से आप विवर्तन कराओ। कहां पर विवर्तन कराओ, इस पट्टी पर, और इस बिंदु पर प्रथम निम्निष्ठ बन रहा है। तो झिरी के किनारे और मध्य बिंदु से निकलने वाली तरंगों, ये जो तरंगे हैं, इनके मध्य कलांतर बताओ। तो मैंने इनके मध्य पथांतर निकाला और पथांतर से कलांतर निकाल दिया। तो मैंने देखा कि ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो बहुत सिंपल से गणित लगा के मैंने साइन थीटा टेन थीटा लगा के, है ना, इसी को जूम किया है। आई होप आपको चमक गया। ये जूम कर रखा है मैंने, जूम। तो यहां से मैंने टेन थीटा निकाला, उसको साइन थीटा के बराबर रख दिया कि थीटा कम है इसलिए। ठीक है, तो ऐसा रख दिया मैंने। अब जैसे मैंने साइन थीटा निकाला तो यहां से पथांतर डेल्टा एक्स आ गया। अब मैंने प्रथम निम्निष्ठ की कंडीशन लिख दी। कल लिखा था ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, क्या आपको याद आ गया? कल याद आया? बिल्कुल। तो सर एन बराबर 1 पुट करेंगे, बस 1 पुट करने पर ए साइन थीटा का मान ये रहा। इससे क्या डाल दिया मैंने, 2 डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स के बाद डेल्टा फाई निकलना आपको आता है। दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। बताएं जल्दी, चमक गई बात। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विवर्तन का क्वेश्चन है। विवर्तन, हाँ विवर्तन। प्रथम अदीप्त बैंड की पर्दे से केंद्र की दूरी कितनी होगी? प्रथम अदीप्त बैंड की पर्दे के केंद्र से दूरी कितनी होगी? क्या y1? अगर आपको कल का फोटो याद है तो y1 आंसर है, खत्म। लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए। लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। यार क्या शर्म आ जाए। हाँ, क्या क्वेश्चन पूछ रही है? क्या आपको याद आ रहा है मैंने कल क्यों बताया इतना? ठीक है, फोटो वोटो याद आ गया होगा भाई, और नहीं पढ़े होंगे तो फिर हाँ, ये केंद्र से और ये दूरी तो पूछ रहा है y1। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इतने भी टफ क्वेश्चन थे, सारे आ गए। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, आप ट्राई करें एक बार। ए चौड़ाई की एकल झिरी पर इतना लैम्डा का प्रकाश आपतित किया, झिरी के कारण उत्पन्न विवर्तन पैटर्न में 30 डिग्री का कोण पर पहला निम्निष्ठ दिखाई देता है। निम्निष्ठ दिखाई देता है। विवर्तन समझ में आ गया मुझे, विवर्तन हो रहा है, ठीक है। निम्निष्ठ दिखाई देता है पहला, तो कंडीशन लिखो पहले निम्निष्ठ की। ए साइन थीटा बराबर 1 लैम्डा, ये लिख दिया। थीटा बराबर 30 दे रखा है, तो मैंने लिखा a इंटू साइन 30 बराबर लैम्डा
37 1/2 हो गया, तो a/2 बराबर लैम्डा या a बराबर 2 लैम्डा, समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या पूछा, ध्यान से पढ़ो। पहला द्वितीयक उच्चिष्ट। बच्चों समझो द्वितीयक उच्चिष्ट क्या बोला। ये जो उच्चिष्ट है ये केंद्रीय है, केंद्रीय है। ये है बच्चों फर्स्ट मैक्सिमा, सॉरी फर्स्ट ये वाला, ये तो मिनिमा था, ये तो मिनिमा था। ये है फर्स्ट मैक्सिमा, ये है फर्स्ट मैक्सिमा। अच्छा कल मैंने आपको बताऊं, मैंने आपको मैक्सिमा की कंडीशन बता दी थी क्या? मैंने आपको मिनिमा की कंडीशन बता दी थी क्या? मैंने आपको मैक्सिमा की कंडीशन भी बताई थी पहले, ये बताओ मुझे, या नहीं बताई मैंने? मुझे लगने रहा मैंने बताई। मैं लिखता हूं है ना, मैं लिखता हूं, मुझे बता देना कि अपन ने लिखी है तो अच्छी बात, नहीं लिखी तो मैं लिख देता हूं। विवर्तन में मिनिमा की शर्त a sin थीटा बराबर n लैम्डा, n बराबर 1 2 3 पुट करोगे तो आपको पहला दूसरा तीसरा, हाँ मैं बता रहा हूं, ये मिलता जाएगा, ये बात कर ली। वह मैक्सिमा की शर्त जो आती है बच्चों, वो आती है a sin थीटा बराबर 2n + 1 λ/2। जहां n बराबर 1 पुट करोगे तो भाई साहब आपको फर्स्ट मैक्सिमा की शर्त मिल जाएगी, n बराबर 2 पुट करोगे तो आपको सेकंड मैक्सिमा की शर्त मिल जाएगी, ऐसे ही n बराबर 3 पुट करोगे तो आपको थर्ड मैक्सिमा के लिए शर्त वर्त जो भी है मिल जाएगी। तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन आप याद रखें, मैंने आपको कल उसको तो पूरा बताया था, इसको डायरेक्ट बता रहा हूं। a sin थीटा बराबर m लैम्डा मैक्सिमा की तरह दिखने वाली, यहां मिनिमा की होती है, और मिनिमा की तरह दिखने वाली मैक्सिमा, ध्यान रखना 2n + 1 होगा, मतलब इसमें n बराबर 1 पुट करोगे तो पहला मैक्सिमा 3 λ/2 पर आएगा। थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, पहला मैक्सिमा 3 λ/2 पर आएगा। आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई भाई? ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना ये वाली। अब उसने बोला पहला द्वितीयक उच्चिष्ट। अब लग रहा है कि पहला कि द्वितीयक, अब पहला मतलब n बराबर 1 पुट करना है इसमें। पहला द्वितीयक क्यों बोला? क्योंकि भाई साहब ये जो केंद्रीय उच्चिष्ट होता है इसको प्राथमिक की तरह बोल देते हैं कि यह प्राथमिक मतलब केंद्र वाला। तो याद रखना पहला द्वितीयक उच्चिष्ट का मतलब है कि भाई पहला उच्चिष्ट, अगर इसको अपन केंद्रीय उच्चिष्ट बोलें, केंद्रीय, तो भाई साहब ये पहला ही तो होगा। लेकिन द्वितीयक वर्ड क्यों बोला? क्योंकि भैया केंद्रीय भी चमकदार था, तो केंद्रीय के सम्मान में ये सेकंड नंबर पर है, इसलिए इसको द्वितीयक भी बोला। तो ध्यान से समझो, मैंने आपको क्या बोला? पहला द्वितीयक उच्चिष्ट। अब उच्चिष्ट की कंडीशन लिखो, उच्चिष्ट की कंडीशन, उच्चिष्ट की शर्त क्या है? a sin थीटा बराबर 2n + 1 λ/2। पहले में पहला है तो n बराबर 1 पुट कर दो, तो a sin थीटा बराबर n बराबर 1 पुट करोगे तो 3 λ/2 बनेगा। a sin थीटा पुट करोगे तो ये 3 λ/2 बनेगा। क्या आपको समझ में आ गया? इसमें द्वितीयक पहला भी बोला, द्वितीयक भी बोला।
द्वितीयक इसलिए बोला कि यार केंद्रीय भी तो उच्चिष्ट होता है ना, तो उसके रेस्पेक्ट में वो द्वितीयक है, ऐसे ऐसे हो, या अदरवाइज वो नॉर्मली बात करें तो पहला केंद्रीय को अगर छोड़ दे तो केंद्रीय के बाद पहला उच्चिष्ट ही है, इसलिए n बराबर 1 पुट किया मैंने, 3 λ/2 आया। क्या बात समझ में आ गई? बस यहां पर a बराबर पुट कर दो, कहां आया था ये रहा है ना, a बराबर पुट कर दो, कितना 2 λ, पुट a बराबर 2 λ, तो a बराबर 2 λ साइन थीटा बराबर 3 λ/2 साइन थीटा बराबर 3/4, या थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/4 आंसर। आई होप आपको बात चमकी है। थम दे दो, फिर एक अच्छी बात बताऊंगा आपको, थम दे दो, देख लो इसको ध्यान से। देखो बच्चों, एक अच्छा बच्चा सोचेगा, ध्यान से देखो, यहां पर डेल्टा एक्स डायरेक्ट जैसा कोई चीज नहीं है, पहली बात, यहां पर डेल्टा एक्स जैसी कोई चीज आई नहीं, सीधे समीकरण आ गई। व्यतिकरण में डेल्टा एक्स आता था, व्यतिकरण में ऐसा आता था, व्यतिकरण में कि डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा, ये मैक्सिमा के लिए संपोषी व्यतिकरण में, और डेल्टा एक्स बराबर n माइनस हाफ लैम्डा, ये विनाशी के लिए। यहां ऐसा कुछ आता ही नहीं है, यहां डायरेक्ट आता है, a साइन थीटा बराबर n लैम्डा। ऐसे ही यहां पर a साइन थीटा बराबर 2n + 1 λ/2 आया। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर यहां पर n बराबर 0 पुट कर दूं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें पता है यहां पर केंद्रीय उच्चिष्ट मैक्सिमा है, वो सबको पता है। आपको प्रथम मैक्सिमा चाहिए भाई, हमें पता है कि यहां विवर्तन में बच्चों ऐसा सीन होता है, ये घटता जाता है, तो ये केंद्रीय है, ये सबको पता है। हमें नहीं मालूम कि यार डेल्टा एक्स कितना है, हमें नहीं मालूम, बस हमें पता है केंद्रीय है। हाँ, ये है फर्स्ट मिनिमा, ये है फर्स्ट मैक्सिमा, ये है फर्स्ट मैक्सिमा, ये है फर्स्ट मिनिमा। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूले हैं कि यार a साइन थीटा बराबर n लैम्डा मिनिमा के लिए है। कौन सा मिनिमा? फर्स्ट के लिए n बराबर 1 पुट करो, सेकंड के लिए n बराबर 2 पुट करो, थर्ड के लिए n बराबर 3 पुट करो, डायरेक्ट। ऐसे ही मैक्सिमा के लिए कंडीशन है a साइन थीटा बराबर 2n + 1 λ/2। सर मैं माइनस लगा दूं क्या? नहीं, मन से मत लगा। n बराबर 1 पुट करेगा तो ये a साइन थीटा बराबर 3 λ/2 बनेगा। तो कोई पूछ सकता है कि सर लैम्डा, यहां पर λ/2 पर कुछ नहीं होता क्या? अगर मैं 0 पुट करता तो आंसर आता λ/2, तो आंसर है यहां पर λ/2 पर कुछ नहीं मिलता। यहां फर्स्ट मैक्सिमा जो है, क्योंकि यहां पे इतना गंदा पैटर्न बना है कि फर्स्ट मैक्सिमा की ये दूरी होती है, ये फर्स्ट मैक्सिमा में a साइन थीटा, ये 3 λ/2 ही आता है। अरे समझ में आया कि यहां पर अपन को ऐसा नहीं सोचना कि यार n बराबर 0 पुट कर दो तो ये λ/2 आ जाएगा। नहीं पुट कर सकते। यहां पर एक फॉर्मूला है a साइन थीटा बराबर n लैम्डा। आपको प्रथम मैक्सिमा चाहिए तो मिनिमा चाहिए तो n बराबर 1 पुट करो, द्वितीयक के लिए 2, तृतीयक के लिए 3। मैं आपको ये सब बता चुका हूं। इसमें मिनिमा की शर्त a साइन थीटा बराबर n लैम्डा, n बराबर 1 2 3 पुट करना है। फर्स्ट के लिए 1, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड के लिए थर्ड। ऐसे ही मिनिमा की शर्त है a साइन थीटा बराबर 2n + 1 λ/2। n बराबर 1 से फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, n बराबर 2 से सेकंड, n बराबर 3 से थर्ड। क्या बात क्लियर है? जल्दी बताओ। प्रांजल, ओके, प्रांजल सुनो, मैंने क्या कहा, यहां n बराबर 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा
फर्स्ट मिनिमा n बराबर 1 पुट करोगे तो मैंने आपको मिनिमा की शर्त में 0 नहीं लिखाया होगा। प्रांजल ध्यान दो, बिल्कुल प्रांजल को अगर डाउट आए तो मैं इसको क्लियर करूंगा। ध्यान दो, मुझे पता है यहां तो केंद्रीय है, ये है फर्स्ट मिनिमा, और फर्स्ट मिनिमा है तो भाई साहब मैं n बराबर 1 पुट करूंगा, न कि 0। 1 2 3 ऐसे पुट करूंगा। प्रांजल ने कहा सर आपने 0 1 2 3 लिखा है, एक बार चेक करो। नहीं लिखाया होगा, लेकिन फिर भी 0 लिखा है दीक्षा, तो वो 0 नहीं है भाई, वो 1 2 3 है, सिंपल। अगर मैंने ऐसा लिखा है वो गलत है। हाँ, मैंने i बराबर 0 लिखाया होगा मैंने i बराबर 0 लिखाया होगा। प्रियांशु देखो, बिल्कुल सही बोल रहे प्रियांशु ने। मैंने आपको लिखाया होगा कि मिनिमा में i बराबर 0 होता है, मिनिमा में i बराबर 0 होता है, और मिनिमा की कंडीशन लेके चलेंगे तो उसमें ऐसा आएगा जिसमें n बराबर 1 2 3, मतलब इसमें 0 का कोई लॉजिक ही नहीं है ना। किसी बच्चों ने गलत लिख लिया हो तो वो देख लो भाई, है ना। मैंने आपको i बराबर 0 लिखाया होगा कि यहां पर इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमा पर i बराबर 0 होती है। तो देख लो, अगर आपने कुछ गलत लिख लिया है तो आप ठीक कर लो, ठीक है। ठीक, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर कोई डेल्टा एक्स जैसी वाली चीज डायरेक्ट नहीं आती, यहां पर डेल्टा एक्स जैसी चीज को डायरेक्टली नहीं आती। यहां पर सीधा सीधा वो इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं, क्योंकि यहां पर 2 तरंगों का अध्यारोपण नहीं है बच्चों, करोड़ों तरंगों का अध्यारोपण है। 2 का होता तो फिर भी हम डेल्टा एक्स निकालते, करोड़ों में कैसे निकालेंगे। तो आप देख लो, ये लिखा होना चाहिए आपके पास, a sin थीटा बराबर n लैम्डा। प्रथम निकालना हो तो फर्स्ट लिखो, ऐसे इसमें ये मैक्सिमा की कंडीशन n बराबर 1, प्रथम के लिए 1 पुट करो, दूसरे के लिए 2 पुट करो, तीसरे के लिए 3 पुट करो। ये होना चाहिए, चेक कर लो, करेक्शन कर लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल ममता, n बराबर a sin थीटा बराबर n लैम्डा में n बराबर 1 पुट करोगे तो फर्स्ट मिनिमा मिलेगा, 2 पुट करोगे तो सेकंड मिनिमा, 3 पुट करोगे तो थर्ड मिनिमा। बहुत सिंपल, मतलब इसमें नौटंकी नहीं है, बहुत आसान है ये तो। 1 2 3 पुट करो और वैसा मिनिमा मैक्सिमम मिलो। ऐसे इसका ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला याद कर लो। इसमें तो लिखे रखा है मैंने, n बराबर 1 पुट करोगे तो ये मैक्सिमा की शर्त है, मैक्सिमा तो फर्स्ट मैक्सिमा, 2 पुट करोगे तो सेकंड मैक्सिमा। ये किसकी शर्त है, मिनिमा की। 1 पुट करोगे तो फर्स्ट मिनिमा, 2 पुट करोगे सेकंड मिनिमा। देख लो, जिसके अंदर जो भी लिखा है करेक्ट कर लो, है ना। समझ रहे हो, यहां पर डायरेक्ट डेल्टा एक्स जैसी चीज नहीं है यहां पर, ठीक है। सोनल बता दिया मैंने, पहला द्वितीयक तृतीयक सब बता दिया ना, ये पहला द्वितीयक तृतीयक, ऐसे यहाँ पहला में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, ठीक है। चलिए बढ़िया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इस बात का उदाहरण है यार, बिल्कुल अपन ने किया है, ठीक है। चलिए, ये बात हुई, बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आई होप आप इस बात को चमके हो कि इस एक्सपेरिमेंट में यहां 2 नहीं अनंत स्रोत हैं, इसीलिए हम किसी बिंदु पर, अच्छा मैंने ऐसा फोटो बनाया, देखो ध्यान से, एक बहुत अच्छी बात बताऊं मैं तुम्हें। मैंने ऐसा फोटो बनाने के लिए बनाया, मैंने क्वेश्चन बनाने में ऐसे बनाया, लेकिन क्या मैं 2 ही तरंगों को ले रहा हूं क्या यहां पर, नहीं सर, आप अनंत तरंगों को लोगे, अनंत तरंगों को लेना पड़ेगा सर आपको। 2 ही नहीं है सर, यहां पर अनंत तरंगे हैं, और उस अनंत तरंगों के कारण आई का फॉर्मूला आया था वो I0 और गंदा का स्क्वायर, और उसको सॉल्व करने पर आया था मिनिमा की शर्त, उसको सॉल्व पर मिनिमा की शर्त आई थी, क्या आई थी शर्त, a sin थीटा बराबर n लैम्डा।
इसमें n बराबर 1 पुट करोगे तो फर्स्ट मिनिमा की शर्त मिलेगी, और n बराबर 2 पुट करोगे तो सेकंड मिनिमा की शर्त मिलेगी। मिनिमा पर क्या होता है, मिनिमा पर i बराबर 0 होता है। ठीक है, मिनिमा पर i बराबर 0 होता है। तो यहां पर क्यों डेल्टा एक्स नहीं ले पा रहा हूं, मेरी मजबूरी है, कैसे लूंगा मुझे नहीं पता। इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, देखो बढ़ता जा रहा है, इसका कम, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, मैं कैसा लूंगा। देखो ध्यान से, ये पीला, ये बढ़ गया, 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 कैसे लूंगा। इसलिए यहां पर डेल्टा एक्स जैसी ट्रिक डायरेक्ट नहीं होती। लेकिन सर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो किया है, क्योंकि मेरे लाल उसने जानबूझ के दिया है कि आपको ये लाइन और ये लाइन लेनी है, इसलिए मैं यहां पर डेल्टा एक्स निकाल पाया। अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें उसने स्पेसिफिक बताया था कि भैया इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में लेना है, तो मैं डेल्टा एक्स निकाल पाया। आई होप आपको बात क्लियर है। ठीक है, बाकी सिंपल सी बात है यार, इतना क्या सोच रहे हो। ये शर्त मिनिमा की, शर्त मैक्सिमा की, जो भी मिनिमा या मैक्सिमा चाहिए उसका नंबर डाल दो, 1 से 1, 2 से 2, t से 3, खत्म, कोई फिक्स, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इतना कंफ्यूज मत हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, इनको अपन बाद में करेंगे, कर सकते हैं, चलो ठीक है, कर लें, बाद में करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये अपना विवर्तन व्यतिकरण खत्म हुआ। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 जो है। क्वेश्चन 2 का कौन सा पार्ट 2 है भाई, क्या बावला है क्या तू। काय का पार्ट 2 छोड़ो, पता नहीं क्या बोलता है। ठीक है, देखना खुद से दिमाग लगाना, आप जिसको जो भी है ना वो खुद से दिमाग सोचना खुद से। ठीक है, नहीं आया तो कल पूछना। चलो बच्चों ध्यान दो, अब खुद से दिमाग करने के लिए भी तो सोचो, क्या सब मैं बता दूं। अब वैसे मैंने इतना बता दिया। चलो बच्चों, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन ध्रुवण की। ध्यान दो, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण क्या होता है, ध्यान से देखो। ठीक है सोनल, थोड़ी मेहनत करना बेटा। ठीक है बच्चों, लाइट क्या है, ध्यान से अब सुनो, धीरे धीरे मैं पुरानी चीजें बात कर रहा हूं, जैसे आपको ये पता होना चाहिए। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो आप जानते हो, जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत होकर गति करते हैं। याद है आपको पूरा कहानी, आपको ऐसे से फोटो वोटो बनाया था मैंने लाइट का, EMW का। तो मैं लिख दूंगा लाइट यानी कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत कंपन करते हैं। आई होप आपको बच्चों फोटो भी याद होगा। ये तरंग संचरण की दिशा है। मान लो ये विद्युत क्षेत्र के कंपन की दिशा है, ये विद्युत क्षेत्र के कंपन की दिशा है, और ये चुंबकीय क्षेत्र के कंपन की दिशा है Z, ये Z, और ये क्या था Y, और तरंग किस में जा रही है, X में। क्या आपको याद आ गया पुराना फोटो, छोटा ही बनाया वैसे मैंने तो। आपस में लंबवत गति करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल अनुप्रस्थ तरंग है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए ये तो अपन ने देख लिया। अब बच्चों हमें पता है दृश्य, मैंने आपको कहीं बताया कभी ये पॉइंट, दिखने के लिए कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। दृश्य प्रभाव के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है। भाई लाइट से हमें दिखाई देता है तो सही बात है, वो लाइट चाहे सनलाइट हो चाहे बल्ब की लाइट हो, उससे दिखता तो हमको है, और दिखता हमको है। तो दृश्य प्रकाश के लिए कौन जिम्मेदार है, विद्युत क्षेत्र जिम्मेदार है। मैंने आपको नहीं बताया कभी,
बताया, अच्छी बात, नहीं बताया तो बता दिया। दृश्य प्रभाव के लिए विद्युत क्षेत्र जिम्मेदार है। चुंबकीय क्षेत्र ने तो कहा कि भैया मैं तो हमेशा ई के लंबवत हूं, आप ई को जैसे भी लिखाओगे, ई को जैसे भी बनाओगे वैसे बी बन जाएगा। ठीक है, ई जैसे भी बनाओगे वैसे भी बन जाएगा, क्योंकि बी तो हमेशा ई के क्या होता है, लंबवत होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत होता है बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। समझना ध्यान से बात को। मैंने कहा अगर ये एक्स दिशा है तरंग संचरण की, क्या आपको पता है तरंग संचरण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या तीनों आपस में लंबवत होते हैं? यस, बिल्कुल आपस में लंबवत होते हैं। मुझे बताओ अगर एक्स दिशा में तरंग चल रही है तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? सर उसके लंबवत होगा। बिल्कुल सही बात है। मुझे बताओ एक्स के लंबवत कौन हो सकता है? तो मैंने एक बुद्धि लगाई, मैंने एक बात कही कि यार ये y है और ये z है। मुझे बताओ क्या yz तल हमेशा x के लंबवत होता है? क्या yz तल x के लंबवत होता है कि नहीं होता? थोड़ा 3D में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्या yz तल x के लंबवत होता है कि नहीं होता? पहले इसका आंसर दो मुझे। होता है, बिल्कुल सही बात है, सही है। एक्स वाई जेड आपस में लंबवत होते हैं, ये y, ये x और ये z। तो जो yz तल है ना, जैसे कि मैं आपको बात करूं, ये मेरा फोन yz तल है, अगर ये पेन x है सामने तो ये पूरा तल फोन का yz तल है। मैं इसको ऐसे बनाऊं तो भैया ये है x, तो मेरा फोन का तल पूरा yz है। आपको दिख रहा है फोन में कहीं भी चले जाओ ये हमेशा लंबवत है। देखो मेरा पेन अभी यहाँ है तब भी लंबवत है, यहाँ लंबवत। अरे ये फोन का तल yz प्लेन है, ये हमेशा लंबवत होता है। बहुत बढ़िया। तो मेरे विद्युत क्षेत्र ने पूछा कि सर मैं कहां पर कंपन करूं? मैंने कहा यार y भी कर सकता है, z भी कर सकता है, और तो और yz तल में कहीं भी गति कर, क्योंकि तू तो पूरा yz तल ही x के लंबवत है, तो तू कहीं भी गति कर सकता है। तो ये तो खुश हो गया भैया। इसने कहा कि यार मजा आ गया यार, अपन तो yz तल में कहीं भी गति कर सकते हैं। तो भाई साहब ये yz तल में कहीं भी ये कंपन करने लग गया। कौन? विद्युत क्षेत्र। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का कंपन। सर बी का क्या हुआ? मैंने कहा यार बी की चिंता नहीं करनी, बी तो पूंछ पकड़ के पीछे आएगा, लंबवत अपने आप हो जाएगा। बी तो पूंछ पकड़ के पीछे आएगा और अपने आप लंबवत हो जाएगा। जैसे कि सर उदाहरण बताओ। मान लो एक्स में चला तरंग और इतनी सारी दिशाएं हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपन कर रहा है ऊपर, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां करेगा? चुंबकीय क्षेत्र सामने करेगा। ये देखो लंबवत हो गया आपस में। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे किया, देखो मैंने दो लंबवत रेखाएं बना ली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे किया तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे किया तो चुंबकीय क्षेत्र सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे किया। क्या आप देख रहे हो दो लंबवत दिशाओं को कैसे भी घुमा सकता हूं मैं? धीरे धीरे समझते जाना बातों को यार। मतलब मुझे बी को नहीं देखना, बी अपने आप ई के लंबवत कर दूंगा मैं, तो मुझे पूरा ध्यान ई पर देना है। जब मुझे पता है दूसरा फिक्स है उसके लंबवत, तो कहीं भी चिपका दूंगा लंबवत को। तो मुझे बस ये ध्यान देना है कि यार तरंग जहां जा रही है उसके लंबवत हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड। बी को हम देखना ही नहीं है। तो क्या आपको समझ में आ गया कि यार किसी भी दिशा में कंपन कर सकता है? पहले इसका जवाब दो। हाँ सर कर सकता है, सही बात है। हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सर ये तो सर यार टेढ़ा क्यों बनाया है? मैंने कहा यार 3D है। अगर ये x है तो ऊपर y है और ये z है, तो भैया इस प्लेन को 3D में कैसे बनाया? टेढ़ा बनाया। आपने कहा नहीं आया कार्डियोलॉजिस्ट। बहुत बढ़िया। समझना, ये पेन है, ये पेन की दिशा है x दिशा, और ये मेरा जो हाथ का तल है ये है yz प्लेन। क्या कार्डियोलॉजिस्ट तुझे दिख रहा है
टू बी को भूल जा भी। इस हाथ के प्लेन में तुम कहीं भी ई बना दो, क्या वो हमेशा लंबवत होगा? जैसे कि सोचो कि ये पेन है वाई दिशा, सॉरी एक्स दिशा, तो ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है ये बोर्ड लंबवत है इस एक्स दिशा के, तो इस बोर्ड में कहीं भी कोई भी लाइन बना दो, क्या वो हमेशा लंबवत होगी? हाँ ना बोल भाई। अभी बी को छोड़ दू, इलेक्ट्रिक फील्ड पे ध्यान दे, क्या वाईजेड तल में कोई लाइन दुनिया की कुछ भी बना दो, क्या वो हमेशा एक्स के लंबवत होगी कि नहीं होगी? गुनगुन को आ गया यार, हाँ कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बात कर रहे हैं आप? तो होगी, बहुत बढ़िया। तो हम ये बोल रहे हैं। अब हुआ क्या, हो सकता है कार्डियोलॉजिस्ट को ये टेढ़ा दिख नहीं रहा हो, तो गुनगुन ने कहा कि सर कार्डियोलॉजिस्ट के लिए आप ऐसा करो, इसको थोड़ा दिखाने के लिए सीधा बना दो। मैंने कहा ये ले, ये क्या है? मैंने कहा यार ये वाईजेड प्लेन है। क्या है ये? वाईजेड प्लेन है। इसको सीधा बना दिया जानबूझ के ताकि दिखाई दे बच्चों को। अब देखो वाईजेड प्लेन अगर ये है तो मुझे बताओ बच्चों, इसमें ये चलो समझना, अगर ये वाईजेड प्लेन है तो क्या ये पेन की दिशा एक्स दिशा है? अगर ये, अरे यार अगर ये वाईजेड प्लेन है इसका मतलब ये हुआ कि शायद ये वाई है और शायद ये जेड है, तो भैया ये एक्स दिशा बाहर होगी। अब कार्डियोलॉजिस्ट खुद बता, अगर ये एक्स दिशा बाहर है तो बताओ ये जितने भी तुझे तीर दिखाई दे रहे हैं, एरो, क्या सब लंबवत हैं कि नहीं है? ये किसको दिखा रहे हैं एरो? इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्या ये पेन बाहर है एक्स दिशा में, तो क्या सारे ई इसके लंबवत हैं कि नहीं है? है, बिल्कुल है। कार्डियोलॉजिस्ट बोल। बढ़िया है सर, बढ़िया। इसी फोटो को सीधा करके बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे बना दिया। ये 3D में था, ये तो 2D में आ गया। बढ़िया। तो सर ठीक है, अगर ऐसा फोटो बनाओ तो सर एक्स दिशा ये है रियलिटी में, और अगर इसको ऐसे बनाए तो एक्स कहां चला जाएगा? आज एक्स बाहर चला जाएगा। बढ़िया। फिर मुझे डॉक्टर अभय ने बोला कि सर इतनी सारी दिशाएं मत बनाओ, इनको घटकों में विभाजित कर लो। मैंने कहा कैसे? उसने कहा कि सर ऐसा करो, ये दो ये लो एक तो, और एक ये लो। सर बाकी सबको क्या लाल कलर के अनुदिश घटक में विभाजित किया जा सकता है, हाँ कि ना? डॉक्टर अभय ने बोला कि सर आप तो ऐसे करोड़ों लाइन बना सकते हो, लेकिन उन सबको इन दो लाल लाइनों के अनुदिश घटक में विभाजित किया जा सकता है। हाँ ना बोल भाई। अच्छा, अगर तुम है ना इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना, इसको y कर दो, इसको z कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, ये y और इधर z, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो आपने कहा कि हाँ सर इसको घटकों में विभाजित किया जा सकता है, बिल्कुल। तो भाई अगर मैं इस फोटो को ऐसे बना दूं, इस फोटो को ऐसे बना दूं कि सर ये इतने सारे घटक वटक मत करो, आप तो दो लंबवत दिशाओं में बता दो इसको। क्या ये फोटो, क्या ये इसके तुल्य फोटो है? देखो तुल्य ऐसे बनाते अपन 3 लाइन से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ऐसे बना दो, इसके तुल्य फोटो ये है, इसके तुल्य फोटो ये है। हाँ ना बोल भाई। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, घटक वटक में तोड़ देंगे, बिल्कुल। चलिए अब समझना। अच्छा ये क्या है? ये किसका फोटो है? ये क्या है ये? सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैंने कहा यार ढंग से समझा, मैं गांव से आया, मैं समझ में नहीं आया। तो आपने कहा सर ये प्रकाश है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट का फोटो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फोटो सर ऐसे बनाते हो, तो लाइट का फोटो भी तो ऐसे ही बना रहे हो। ये हम फोटो बना किसका रहे हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, यानी कि लाइट का। लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलता है। बताओ लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के कितनी दिशाएं संभव है? 1, 2 या अनंत? अनंत दिशाएं संभव है। ध्यान से देखो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट एक्स में चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अनंत संभावना है कि वाईजेड तल में किसी भी दिशा में वो गति कर सकती है, कंपन कर सकती है, अनंत संभावना है। इसको समझाने के लिए मैंने ऐसे बना दिया। तो आप सोचो इसके बीच में कितनी जगह है, मैं हर बार इसको काटता जाऊं।
अनंत दिशाएं संभव है, अनंत दिशाएं संभव है। हाँ, वो तो हमने अनंत, थोड़ा डर लग रहा था इसलिए इसको घटकों में विभाजित कर लिया, घटक में विभाजित कर दिया, ऐसे है ना, घटक में विभाजित कर दिया, घटक घटक में, ठीक है ना, घटक कर लिए, घटक कर लिए इसके, ठीक है, घटक में कर लिए, बढ़िया। ऐसी लाइट, ऐसा प्रकाश जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन की अनंत दिशाएं संभव है, इसे अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है, ठीक है, अध्रुवित प्रकाश है, ये अध्रुवित प्रकाश है। मैंने कहा ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन की, विद्युत क्षेत्र के कंपन की अनंत दिशाएं संभव हो, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अनंत दिशाएं संभव है, इसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। चलो बच्चों, अब मुझे बताना, फिर से मैं बात करता हूं, एग्जाम्पल, फिर से बताना। ये वही एग्जाम्पल लिया मैंने, ये z दिशा, ये y दिशा, ये x दिशा, ये तरंग संचरण की दिशा है, ये तरंग संचरण की दिशा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे तो y में कहीं भी घूमे, चाहे z में कहीं भी घूमे, मैं तो बोलता हूं इस प्लेन में कहीं भी घूमे। ये yz तल है, yz तल, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी कंपित हो जाए, ये हमेशा लंबवत रहेगा किसके, तरंग संचरण के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अनंत दिशाएं संभव है। फिर से बताओ, चमकी बात, बी की बात नहीं करनी, क्योंकि बी तो पूंछ पकड़ के लंबवत अपने आप आ जाएगा। अनंत दिशाएं संभव है, ऐसा क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। अब मैं इसको एक और रूप में लिख रहा हूं, इसके तुल्य रूप, 3 लाइन मतलब तुल्य रूप। ध्यान से देखना, अगर ये जा रही है एक्स में तरंग, तो ध्यान से देख, मैंने विद्युत क्षेत्र के लिए ऐसा फोटो बनाया, ऐसा फोटो। क्या इन सब घटकों को मैं दो लंबवत दिशाओं में, क्या इन सभी विद्युत क्षेत्रों को मैं दो लंबवत दिशाओं में घटक कर सकता हूं? पहले हाँ ना बोल। इन सभी विद्युत क्षेत्रों के कंपनों को क्या मैं दो लंबवत दिशाओं में घटक कर सकता हूं? हाँ सर, लंबवत दिशा में घटक कर सकते हो। और लंबवत दिशा दो ही दिखी मुझे, एक तो y और एक z। वैसे तो बहुत सारी, लेकिन y z भी दिखी। हाँ सर, तो ध्यान दो, मैंने क्या किया, घटक कर दिए, एक तो y में और एक z में। y में तो आपको दिशा दिख रही है, y ऊपर दिशा है, y दिशा ऊपर है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये y, ये y। और z दिशा बच्चों ऐसे बना दो। क्या ये z, मैग्नेटिक फील्ड याद करो, डॉट का मतलब होता है बाहर, डॉट क्रॉस याद करो, डॉट का मतलब बाहर। तो ये z दिशा हो गई। मैंने बाकी सब कंपोनेंट को घटक कर दिए y और z के अनुदिश। तो क्या ये ऐसे भी बन सकता है? क्या इसके तुल्य फोटो इसको माना जा सकता है? हाँ, ये एक तो y ऊपर नीचे और एक आगे पीछे। सर इसके बीच में कुछ होगा तो उनको मैं घटक कर दूंगा y और z में। y z तल को ऐसे बनाया जा सकता है। और वैसे भी चेक करो, ये x, ये y, ये z क्या आपस में लंबवत हैं? यस।
तो ये ऐसे दो दिशाएं दिखाने का मतलब है तल दिखाना। बच्चों दो दिशाएं किसकी होती है? तल की। जैसे एक्स वाई तल है, उसकी कितनी दिशाएं हैं? दो, एक्स और वाई। वाई जेड तल है, उसकी कितनी दिशाएं? दो, वाई और जेड। मतलब दो दिशाएं जब भी दिखाई जाती है इसका मतलब हम तल को दिखा रहे हैं। ये तल है, वाई जेड तल है। ये तल को दिखाने के लिए दो दिशा होती है, तो ये दो दिशाएं तल को दिखाती है। ये वाई जेड तल को ऐसे दिखाते हैं हम, तल दो दिशाएं, या फिर ऐसे बोलो दो लंबवत दिशाएं। आगे क्लियर हो गया? तो ये कौन सी लाइट है बताओ? अध्रुवित कि ध्रुवित? अध्रुवित। अध्रुवित प्रकाश है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन अनंत दिशा में संभव हो अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। बहुत बढ़िया। सोचो ध्रुवित क्या होगा? यदि हम विद्युत क्षेत्र के कंपनों को किसी एक दिशा में बांध दें, रेस्ट्रिक्ट कर दें, तो ऐसी लाइट को, ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। चलिए मैं करता हूं। यदि हम विद्युत क्षेत्र के कंपन को एक दिशा में निश्चित कर दें या बाध्य कर दें, तो उसे ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल, मैंने कहा तरंग संचरण की दिशा ये है, तरंग संचरण की दिशा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है भैया। ये ऐसे केवल एक दिशा है, आपको दिख रही है, केवल वाई दिशा है। तो क्या इसे आप पोलराइज्ड लाइट कहोगे? पोलराइज्ड लाइट को शॉर्ट में हम बोलेंगे पीएल, पोलराइज्ड लाइट। तो क्या ये पीएल है? हाँ ये पीएल है। एग्जाम्पल 1। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देता हूं। ये एक्स दिशा है तरंग संचरण की, और मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ डॉट डॉट बना दिए। अब मुझे बताओ ये डॉट डॉट बनाना यानी कि ये बनाना यानी कि केला है, या फिर ये पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवित प्रकाश है, पीएल है, पोलराइज्ड लाइट है। क्यों? इसमें एक ही दिशा है केवल, ये वाली। इसमें एक ही दिशा है केवल, ये वाली। जल्दी बताएं। जल्दी बताएं बच्चों। आगे सा चलो, अब मुझे फिर से बताओ। अब मुझे फिर से बताओ कि यहां से बताओ। तरंग संचरण है एक्स में, तो एक्स के लंबवत कौन कौन है? वाई और जेड। वाई जेड को मिला दो तो एक प्लेन बनेगा। क्या वाई जेड प्लेन यानी कि ये हाथ और ये हाथ और ये पेन तो क्या है? एक्स दिशा। तो ये हाथ मेरा वाई जेड प्लेन है। क्या ये ऑलरेडी लंबवत है? तो विद्युत क्षेत्र इसमें कहीं भी कंपित करे, ऐसे 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 कहीं भी कंपन करे, क्या वो लंबवत होगा? हाँ सर होगा। बहुत बढ़िया। वाई जेड प्लेन टेढ़ा था, ऐसा था, 3D में थोड़ा टेढ़ा बनाया। इसको सीधा बनाने के लिए मैंने ऐसा बना दिया समझने के लिए, तो अनंत दिशाएं बन गई। आपको दिख गया? अनंत दिशाओं को दो दिशाओं में तोड़ सकते हैं, तो इसको ऐसा भी बनाया जा सकता है। इसका मतलब कितनी दिशा? दो की अनंत, अनंत दिशा।
इसका मतलब कितनी है, अनंत दिशाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक ही प्लेन में, एक ही तल में। ठीक है, चलिए मैंने कहा कि फिर से ये वही चीज है, अब इसको ऐसे बना दिया, ये y और ये z, तो y और z दो दिशाएं होगी, दो दिशाएं नहीं, ये पूरा तल हो गया। दो दिशाओं से क्या बनता है, दो दिशाएं से, दो लंबवत दिशाओं से तल बनता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की अनंत दिशाएं संभव है। ये अध्रुवित प्रकाश है, लिख दिया। अनंत इलेक्ट्रिक फील्ड के अनंत कंपन संभव है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह भी कंपन कर सकता है। लेकिन अगर एक दिशा में निश्चित कर दें कंपनों को, बांध दें उसको कि भैया तो एक ही दिशा में कंपित हो सकता है, तो उसे कहेंगे ध्रुवित प्रकाश। जैसा कि ये y दिशा में कंपित हो रहा है, y दिशा में, ये किस में हो रहा है, केवल z दिशा में, तो ये ओनली y, ये ओनली z, इसे बोलेंगे पोलराइज लाइट। क्या बात समझ में आ गई तुम्हारे, क्या बात चमक गई? चलो मुझे बताना अगर बात चमक गई है तो। एग्जाम्पल नंबर 3, ये है तरंग संचरण की दिशा। अब मैं एक्स वाई कुछ नहीं लिख रहा हूं, तरंग संचरण, और आपको बताना है ये लाइट ध्रुवित है कि अध्रुवित है। और एग्जाम्पल नंबर 4, ये तरंग संचरण की दिशा पहले कैसी है, पोलराइज्ड लाइट, एक ही दिशा में कंपन है, हाँ एक ही दिशा में, और दूसरी में डबल दिशा है सर, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, एक ही दिशा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलो मुझे बताना और बताना। एग्जाम्पल 5, ये एक लाइट है, व्हाइट वाली कैसी कौन है, पहले आपको बताना है, फिर आपको बताना है ये हरी वाली कैसी है, व्हाइट वाली कैसी है, हरी वाली कैसी है, और फिर आपको बताना है ये वाली कैसी है। और मैंने फोटो सही बनाया है, ऐसा मत सोचना गलती से सर से बन गया होगा। व्हाइट वाली कैसी है, तो व्हाइट वाली है कैसी है, ग्रीन पोलराइज्ड है, बिल्कुल ये ध्रुवित है सर, एक ही दिशा में है, ये ध्रुवित है। ये कैसी है व्हाइट वाली, क्या ये अध्रुवित है, क्या ये अध्रुवित है? बढ़िया। यार पीले के बारे में क्या कहोगे सर, कुछ पार्ट ध्रुवित कुछ पार्ट अध्रुवित, क्या आंशिक ध्रुवित, क्या ये आधी अधूरी है, क्या ये आंशिक ध्रुवित है? वेरी गुड, आगे चमक गई बात बच्चों। बहुत बढ़िया। चलिए अब समझते हैं आगे, अब समझते हैं आगे। येलो वाली आंशिक है, कुछ जगह डॉट है कुछ जगह डॉट नहीं है, एरो तो सब जगह है, कुछ जगह डॉट है कुछ जगह नहीं है, इसका मतलब ये आंशिक है, आधी अधूरी। बढ़िया। सर आप ये बताइए हमें जो सनलाइट मिलती है वो कैसी होती है? बच्चों वो अध्रुवित होती है, अनपोलराइज होती है। तो सर पोलराइज कैसे करें? करने के लिए 3 मेथड होते हैं। बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन परावर्तन से होता है। परावर्तन से, एक परावर्तन का एक स्पेशल रूल है जिसे ब्रिस्टर का नियम बोलते हैं, उससे अध्रुवित ध्रुवित हो जाती है। एक होता है मेलस का नियम,
ये पोलेरॉइड की हेल्प से होती है। पोलेरॉइड क्या होता है मैं बताऊंगा, एक क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल में इतनी शक्ति होती है, उसके अंदर अध्रुवित डालो बाहर निकलेगी ध्रुवित। और एक होता है स्कैटरिंग, प्रकीर्णन से, वो तो चलो छोड़ो, प्रकीर्णन प्रकीर्णन तो बस दो चीजें, मेलस का नियम और ब्रूस्टर का नियम। तो हम बात करें कि अध्रुवित को ध्रुवित करने के तरीके। पहला, परावर्तन से, इसे बोलते हैं ब्रूस्टर का नियम। और दूसरा है मेलस का नियम। पोलेरॉइड से। और तीसरा है प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग से। ठीक है, ये तो बस थ्योरी है केवल, ये वैसे पढ़ना भी नहीं है, ये केवल थ्योरी है। अपन को ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, परावर्तन से ध्रुवण। परावर्तन से ध्रुवण। चलिए फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। बच्चों ध्यान दो, ध्यान दो, ये मेथड है। अबे क्या मेथड है मैं आपको बता रहा हूं, 3 मेथड है। पहला और दूसरा ही पढ़ना है अपन को। वैसे तो परावर्तन से अध्रुवित को ध्रुवित करते हैं, और एक होता है पोलेरॉइड से। पोलेरॉइड क्या होता है मैं सब बताऊंगा आपको, ध्यान दो। परावर्तन से जो नियम था उसमें एक साइंटिस्ट हुए ब्रूस्टर, उन्होंने बताया कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है, अध्रुवित प्रकाश यानी कि देखो अभी अभी मैंने आपको ये फोटो बनाया ना बच्चों, मैं इसी फोटो को वापस से बनाऊंगा। अध्रुवित प्रकाश, ये अध्रुवित है नहीं, अब अध्रुवित है। ये देखो, ये देखो, मैं लाल बना दे इसको। अध्रुवित प्रकाश है ये अध्रुवित, अध्रुवित किसी सतह पर पड़ता है तो बच्चों परावर्तन होता है। ये देखो परावर्तन हो गया। अब किसी सतह पर सर कैसे भी पड़ जाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, कैसे भी नहीं, एक विशेष कोण पर पड़ता है जिसे ब्रूस्टर कोण कहते हैं। आई, इसको आईपी बोलते हैं, पोलराइजेशन एंगल, है ना, जो भी अपन बोले। आईपी को ध्रुवण कोण भी बोल सकते हैं, ब्रूस्टर कोण भी बोल सकते हैं, है ना। आईपी का मतलब क्या है मैं लिख दूं यहां पर, आईपी बराबर ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण। जब कोई अध्रुवित प्रकाश सतह पर किसी विशेष कोण पर, जिसको ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण कहते हैं, पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश 100% ध्रुवित होता है, ध्रुवित होता है। सर केवल परावर्तन ही होता है क्या सर, अपवर्तन नहीं होता क्या सर? सर हमने तो सुना है कि कांच ही केवल 100% परावर्तन करता है, बाकी सब तो परावर्तन भी करते हैं अपवर्तन भी करते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना है, कुछ भाग अपवर्तित भी होता है। तो मैंने कहा ये भाग अपवर्तित भी हो गया। ये जो ये परावर्तित भाग था, ये ऊपर वाला परावर्तित भाग 100% ध्रुवित हुआ, और ये है अपवर्तित भाग जो 100% तो नहीं लेकिन
आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। देखो ये आंशिक रूप से ध्रुवित हुआ है ना, तो अपवर्तक भाग जो है वो आंशिक ध्रुवित होता है, अपवर्तक भाग। और खास बात है इन दोनों में कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये हमने अपने मन से नहीं कहा, ये हमने अपने मन से नहीं कहा, ये ब्रूस्टर ने कहा है। तो अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो क्या आप लिख सकते हो कि, मैं लिख देता हूं यार यहां पर कि अध्रुवित प्रकाश सतह पर आईपी कोण पर आपतित हो तो, पहली लाइन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है सीधा, परावर्तित प्रकाश 100% ध्रुवित होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, अपवर्तित ध्रुवित की आंशिक ध्रुवित, आंशिक ध्रुवित होता है। और थर्ड, परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश के बीच कोण 90 डिग्री होता है, कोण 90 डिग्री होता है। और एक और फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हुआ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन आप देख पा रहे हो कौन सी दिशा में है, सतह के लंबवत दिशा में है, सतह के परपेंडिकुलर दिशा में है। देखो ये सतह के लंबवत दिशा है, लंबवत, ये बोर्ड के लंबवत है, सतह के लंबवत है। ठीक है बच्चों, ये सतह के लंबवत दिशा में है। आप मान लो कि यहां पर एयर है जिसका μ1 बराबर 1 है, और यहां पर ये कोई माध्यम है जिसका म्यू है, जिसका म्यू है। अब मैं आपको इसकी गणित बताता हूं, इसकी मैथ्स। ओ बिंदु पर इसको ओ बोल दो, स्नेल का नियम लगाने पर, परावर्तन अपवर्तन में स्नेल का नियम लगेगा। ओ पर स्नेल के नियम से, बताओ बच्चों क्या होता है स्नेल का नियम? इधर का म्यू कितना है? 1 इंटू साइन आई पी बराबर, अच्छा इस कोण को मैं कुछ ना कुछ कोण बोल दूं क्या? इसको मैं आर बोल दूं, अपवर्तन कोण आर बोलते हैं अपन, बराबर म्यू इंटू साइन आर। समीकरण नंबर 1। बच्चों अब ध्यान से देखो, परावर्तन के नियम होते हैं कि परावर्तित किरण और आपतित किरण एंगल बराबर होते हैं, तो क्या ये भी आईपी होगा? हाँ सर ये भी आईपी होगा। अब ये आईपी, ये 90 और ये आर, तो इनका योग 180 है। ध्यान से देखो, वह आईपी प्लस 90 प्लस आर बराबर 180 डिग्री, तो आर बराबर कितना होगा? 90 माइनस आईपी। इसको अगर आप पुट करोगे इक्वेशन 1 में, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको आंसर मिलेगा 10 आईपी बराबर म्यू, या आईपी बराबर 10 इनवर्स म्यू। आपको फाइनली डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, आपको ये याद रखना है।
और ये थ्योरी याद रखनी है, मैंने जो लिख दिया है सब क्वेश्चन से कहीं ना कहीं इन्हीं में से आएगा एग्जाम में। 10 IAP बराबर म्यू। एक बार देख लो ध्यान से, आराम से, इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी हम। ठीक है बच्चों, ये सॉल्व करना है तो करना, नहीं तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल 2024 में आया था। चलिए अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसके जो पढ़ लिया उसका करते हैं पहले। ये आप कर लेना खुद से, इजी है। द्विजिह्वी प्रयोग के लिए है ना, टाइम पास है बच्चों, कर चुके हैं ना। फ्रिंजों का कोणीय आवर्धन नियत रहता है अगर तल से दूरी का मतलब है डी, अगर डी बदलता है तो कोणीय आवर्धन लैम्डा अपॉन डी होता है, लैम्डा बटे छोटे डी बटे लैम्डा बटे छोटे डी होता है बच्चों। तो कैपिटल डी से फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये कथन सत्य है। और अगर लैम्डा को बढ़ा दिया जाए, दूसरे अधिक लैम्डा वाले से बदल दिया जाए, तो फ्रिंजों का कोणीय विस्थापन है ना, मतलब ये विड्थ है, एंगुलर विड्थ की बात कर रहा है। तो लैम्डा बढ़ा दिया तो भैया घटता है, नहीं बढ़ता है। सेकंड सही है भाई साहब। अगर थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा को बढ़ाएंगे तो थीटा क्या होगा, मतलब टाइम पास वाले क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, चलो मैं तो इस पे बात करता हूं। बढ़िया, ये भैया आपका ध्रुवण का क्वेश्चन है, ब्रिस्टर का क्वेश्चन है। इतने अपवर्तनांक वाले कांच पर कोई प्रकाश 60 डिग्री कोण पर गिरती है, अपवर्तित और परावर्तित किरणों के बीच में कोण क्या होगा। बच्चों यहां पर आपको म्यू दे रखा है और यहां पर आपको आपतन कोण दे रखा है। और आप अगर ढंग से ब्रूस्टर को पढ़े हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई साहब अगर ये कोण दे रखा है 60 डिग्री और म्यू दे रखा है √3, आप एक बार चेक करो, tan I बराबर म्यू है क्या। तो भाई साहब tan 60 क्या होता है, √3 बराबर म्यू है। तुरंत समझ में आना चाहिए ब्रिस्टर वाली बात हो रही है परावर्तित और अपवर्तित। ये परावर्तित और ये अपवर्तित आपस में कैसे होंगे, 90 डिग्री पर होंगे। आपको एग्जाम में कोई बोलने नहीं आएगा, आपका दिमाग चलना चाहिए कि परावर्तित और अपवर्तित के बीच में कोण वोण पूछा है, मतलब ये तो यार ब्रूस्टर में आता है, तो कोण वोण तो एक बार चेक कर लो सच में है क्या। tan I बराबर म्यू है, सच में है यार। क्या बात समझ में आ गई, नीट का ही क्वेश्चन है। बात इतनी सी है कि आपको एग्जाम में ये याद रहे कि हाँ यार ये भी था। चीज सिंपल है, एग्जाम में याद ही नहीं रहती। एक और देखना, ये तो आप कर लेना। और पोलेरॉइड वायर, ठीक है ठीक है, ठीक कोई ना, मेलस का नियम, हाँ ये मेलस का, ठीक है। बाकी कैसा आएगा बच्चों, मैं आपको तरीका बता दूं। आपको दे देगा म्यू दे देगा और पूछेगा ब्रूस्टर कोण कितना है, क्या कर लोगे। या फिर ब्रूस्टर कोण देगा, आपको पूछेगा म्यू कितना है, तो tan IP क्या कर लोगे। ठीक है, या फिर ये जो मैंने पूछा था, मतलब ये जो मैंने लिखा दिया ना बच्चों, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। कहां गया कि भाई साहब इस परावर्तित में तरंग कंपन की दिशा क्या है, तो आंसर है एक्स, इस प्लेन के लंबवत, तरंग के लंबवत। ये लिखा है, ये क्वेश्चन है, ये एमसी में आया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार, बहुत पुराना। तो ऐसी चीजें पूछता है, क्या कर लोगे।
बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ध्यान दो। अब ध्यान दें, हमारे पास अभी हमें मुश्किल से आधे घंटे का टॉपिक बचा है। कल से ग्रेविटेशन स्टार्ट होगा। ग्रेविटेशन में मैं आपको पहले 5 मिनट कुछ पढ़ा रहा हूं ताकि आपको आइडिया बन जाए कि भाई साहब पढ़ना क्या है। बच्चों, आपको याद है इलेक्ट्रोस्टैट में हम पढ़ते थे चार्ज, जो Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इनके बीच में कूलाम फोर्स का फॉर्मूला था K(Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और आपने क्वेश्चन भी किए थे कि 3 आवेश हैं Q Q Q, तो इस A आवेश पर नेट बल बताइए। तो आप बोलते थे साम प्रतिकर्षण होगा, इधर होगा, इधर होगा, ये F, ये कोण कितना, मान लो ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री, तो आंसर होता था F√3। शॉर्टकट याद आ रहा होगा आपको। उसी प्रकार ग्रेविटेशन में बोलेंगे ये मास है m1, ये मास है m2, तो भाई साहब Gm1 m2 एक जैसा फॉर्मूला है, बस K की जगह G आ गया। और मास एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित कभी नहीं करता। मतलब यहां क्वेश्चन कैसा बनेगा कि ये मास है m, ये m, ये m, तो इस पर नेट फोर्स बताओ। तो आप बोलोगे कि मास एक दूसरे को आकर्षित करता है, ये इसको आकर्षित करेगा इधर, ये इसको आकर्षित करेगा इधर, एंगल कितना है 60 डिग्री। तो अगर ये F है, ये F है, तो इसके बीच में नेट का आंसर आएगा F√3। खत्म आंसर। F की वैल्यू कितनी है, Gm1 m2 अपन R स्क्वायर। अबे G का मान लिख देंगे बावले, G का मान। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं बच्चों, इसलिए आप एक्सपेक्ट मत करना कि बावलों की तरह बहुत धीरे धीरे अपन काम करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाया है मैंने, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको मेरे जो चीजें मैंने टच की है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। मैं आपको ग्रेविटेशन भी पढ़ाऊंगा, SHM भी पढ़ाऊंगा, वेव्स भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर जो कहेंगे वो बात करेंगे। एटलीस्ट ये सब तो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आपको ये सब पढ़ के आना है। चलो मैं आपको और एग्जांपल बताऊं। बताओ सॉलिड स्फीयर में अंदर आवेश भरा हुआ है सब जगह। तो बताओ सॉलिड स्फीयर में अगर Q आवेश भरा है तो केंद्र से अंदर R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको आंसर आना चाहिए, अगर ये कैपिटल Q आंसर है तो KQ बटे R स्क्वायर, स्मॉल r बटे कैपिटल R। याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है आपको? सेम फॉर्मूला होगा अगर मैं कहूं धरती के अंदर कैपिटल M मास है, धरती के अंदर R दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र बताओ, गुरुत्वीय क्षेत्र बताओ। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा गुरुत्वीय क्षेत्र का K की जगह G, Q की जगह M बटे R स्क्वायर, हाँ R स्क्वायर, स्मॉल r बटे कैपिटल R, या Gm अपॉन R³ इंटू R, जैसे भी आप बोलना चाहें। सेम फॉर्मूले आएंगे सारे के सारे, तो ज्यादा आशा मत रखना। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड तक के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक बार कॉपी को पढ़ लेना। ठीक है, कॉपी को पढ़ लेना एक बार। मेथड ऑफ चार्जिंग ये मत पढ़ना, ये नहीं आएगा, मतलब फिर वो तो आपको आता ही है, सब पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, तो ध्यान रख लेना। कल मैं थोड़ा खत्म करके चैप्टर को ये सब स्टार्ट करूंगा, और क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा इसमें मैं, क्योंकि थ्योरी में उधर पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना, तो इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। फॉर्मूला लिखूंगा और क्वेश्चन, फॉर्मूला लिखूंगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत इजी है। टाइम पास चीजों में मैं ज्यादा नहीं करूंगा कि देखो इधर खींचेगा, वो खींच रहा है, वो ऐसे बच्चे टाइम पास नहीं करेंगे। ये अपन ने लेक्चर में खूब कर लिया, पहली बार पढ़ रहे थे इसलिए कर लिया। यहाँ पे मैं इसलिए पढ़ के आना, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस कब खत्म होगा? अब देखो बच्चों, मैं आपको जबरदस्ती नहीं करा सकता सिलेबस।
क्या आप ऐसे टीचर की तलाश में हो जो बस आए और धड़ 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 4 क्वेश्चन करा दे और कह दे सिलेबस खत्म हो गया? ऐसे तो मैं बोल देता हूँ चलो हो गया खत्म, सिलेबस खत्म, जाओ मस्त करो। अब कब से स्टार्ट किया, किसने किया, कैसे किया, मुझे नहीं पता। सिलेबस जब होगा वो होगा, आप अपना पढ़ते रहिए। चलो मान लो आज सिलेबस खत्म हो गया तो तुम क्या करोगे? हो गया सिलेबस खत्म, क्या कर लोगे? लड्डू बांटोगे कि सो जाओगे? पढ़ना है ना, तो यहां भी तो पढ़ रहे हो, 1 घंटा पढ़ते रहो। समझ रहे हो? मतलब मैं खत्म कर दूं कि सिलेबस खत्म हो तो क्या करोगे तुम? खुद सोचो। मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ते रहो। मैं जबरदस्ती रिवीजन, अस्मिता ने कहा सर मैं रिवीजन करूंगी, तो फिर ये तो साक्षात रिवीजन हो रहा है, मैं खुद करा रहा हूं रिवीजन। अस्मिता ऐसा सोच के मैं रिवीजन करा रहा हूं, ये ले मस्त रहे, खत्म, प्रॉब्लम खत्म, है ना। रिवीजन करेंगे, मेन पढ़ा रहा हूं वहां तो नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। तो ये रिवीजन नहीं करा रहा हूं मैं, सिलेबस खत्म हो गया बच्चों, कल से रिवीजन करेंगे हम ग्रेविटेशन का, ये लो रिवीजन ही तो कर रहे हैं अपन, है ना। और जल्दी जल्दी अगर आपको पढ़ाना है कि भाई जल्दी जल्दी पढ़ा दो, तो फिर वो आपके ऊपर है, वो तो मैं नहीं पढ़ा सकता, ऐसे तो धोखा थोड़ी दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, जल्दी जबरदस्ती कर दो भाई, ये ऐसा नहीं आता भाई हमको, जबरदस्ती कुछ भी कर दो, 2 क्वेश्चन करा दो चैप्टर खत्म, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे पढ़ा रहे थे वैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, ठीक है। तो आप बस पढ़ते रहो बच्चों, और जिसको सिलेबस की जल्दी हो समझे कि सिलेबस हो गया, रिवीजन नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। बाय बाय, पढ़ के आना भी कल।